आप अपने शरीर को यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से खुद ब खुद आप बाहर आ जाएंगे। आपको प्रयास करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, सिर्फ आपके समझ से ही बाय डिफ़ॉल्ट आपका बॉडी जो है उस प्रॉब्लम से बाहर कर लेगा। अपने शरीर को हम नहीं समझते हैं, इसलिए बहुत सारी समस्याओं को तो हम खुद ही पैदा कर देते हैं। और बहुत सारी समस्याओं को मतलब ऐसा आप समझ लो कि सारी समस्याएं जो हैं हम खुद ही पैदा कर लेते हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर को छोड़ दें तो, जैसे यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी को इन्फेक्शन या कुछ ऐसे टाइप का हो जाए या बाहर की परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाए तो वो डिफरेंट बात। अदरवाइज़ बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जो बहुत सारे सुख दुख के फ्लक्चुएशंस है, वो हमारे शरीर के अंदर से आते हैं। तो आप अपने शरीर को समझिए। इसके लिए मैं आप लोगों को डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो शरीर का प्रक्रिया है, हमारा शरीर बना कैसे है, कैसे काम करता है। एक बहुत मतलब जटिल प्रक्रिया है अंदर जो चलती रहती है। हमें लगता है कि जो हमारा स्थूल शरीर है, जो ये शरीर दिख रहा है, बस इतना ही है, बस यही काम करता है। जैसे आज का मेडिकल साइंस भी जो है इसी पर काम करता है। पूरा जो उनका रिसर्च है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अब उससे आगे जाते हैं तो साइकोलॉजी में भी एक ब्रांच हो गया है, साइकोलॉजी के ऊपर भी काम करते हैं, यानी मन जो है वो कैसे काम करता है। लेकिन इससे सूक्ष्म जाएंगे तो बहुत सारे स्तर हैं जिस पर हमारा काम होता रहता है, हमारा शरीर जो है उस पर काम करता रहता है। और ये जो कोई भी परिवर्तन आता है आपके शरीर में, ये ग्रॉस बॉडी में तो बहुत लेट से आता है। सबसे पहले हमारे सूक्ष्म शरीर पर आता है, फिर वहाँ से धीरे धीरे ये अपीयर होता है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पंचकोश, आज 5 कोश के बारे में जिससे हमारा ये शरीर बना है। तैत्तरीय उपनिषद में ये बात आती है। भृगु ऋषि अपने पुत्र को बताते हैं और उनके पुत्र धीरे धीरे एक प्रोसेस से एक लेयर को जानते हैं और 5वीं लेयर के बारे में जब वो जानते हैं तो वहाँ पर ही रह जाते हैं। फिर वहाँ पर भृगु ऋषि को जाना पड़ता है और वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो एकदम समाधिस्थ हैं और फिर 5वीं लेयर की बात करते हैं। तो हम लोग 5 लेयर क्या हैं हमारे अस्तित्व का, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहली लेयर जो आप देख रहे हैं अन्नमया कोशा, इसको बोलते हैं अन्नमया कोशा। ये हमारा जो शरीर है ये भौतिक आहार से बना हुआ है, अन्न से बना हुआ है। भौतिक आहार मतलब जो कुछ भी आप खाते पीते हैं इस शरीर के लिए ही खाते पीते हैं। हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां, हमारा जो शरीर है उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसको आहार प्रदान करने के लिए, तो इसको बोलते हैं अन्नमय कोशा। इससे एक लेयर नीचे जाते हैं तो इस अन्नमय कोशा के बियॉन्ड जो है एक एनर्जी फ्लो होती रहती है जिसको बोलते हैं प्राणमय कोशा। प्राण ऊर्जा को अलग रख दें और उसमें भी आप देखेंगे तो एक चेतना है। हम उस चेतन तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। प्राण तो उसके साथ साथ प्रवाहित होता रहता है। तो प्राण जो है उस सूक्ष्म स्तर पर है, शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग में जाता है और वहाँ पर यदि कोई डिस्टर्बेंस आता है तो वो उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स है उसमें समस्या शुरू हो जाती है। अब ये प्राण कैसे फ्लो होता है, ये शरीर में एक नाड़ी होता है उसके थ्रू ये फ्लो होता है। तो नाड़ी क्या होती है, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं तो ब्लड वेसल्स में क्या आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज ऐसे होती हैं जिसमें कि हमारा ब्लड जो है वो फ्लो होता रहता है। आर्टरीज से जाता है, कैपिलरीज में टर्न होता है और वेन से फिर से हार्ट में आ जाता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन बन जाता है। ऐसे ही जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो नर्व इम्पल्सेस को कैरी करते हैं। लिम्फ नोड्स जो हैं वो लिम्फ को कैरी करते हैं। ऐसे हमारे बॉडी में डिफरेंट चैनल्स हैं जो डिफरेंट फ्लूइड को कैरी करते हैं। वैसे ही नाड़ियाँ हैं, लेकिन नाड़ियाँ जो हैं वो ब्लू प्रिंट है। उसको आप डिसेक्ट करेंगे, कट करेंगे बॉडी को और देखना चाहेंगे तो नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपके अंदर आध्यात्मिक क्षमता चाहिए। तो उन नाड़ियों में प्राण का प्रवाह होता है। तो प्राणमय कोशा, अन्नमय कोशा के बाद आता है प्राणमय कोशा, यानी उससे सूक्ष्म हो गया। और उससे सूक्ष्म के बाद ये शरीर हो गया, प्राण हो गया। अब यदि मन नहीं है तो फिर जो है आपका जो कॉन्शियसनेस यदि नहीं है तो जो शरीर है वो काम नहीं करेगा। तो चेतना होनी चाहिए। तो ये चेतना जो है, मन जो है वो उससे सूक्ष्म हो जाता है। और मन में यदि कोई भी प्रभाव आता है, जैसे सपोज करिए किसी ने आपको कुछ अपशब्द कह दिया या कोई परिस्थिति और इवेंट हो गई तो मन में एक भूचाल सा आ जाता है। जब मन में भूचाल आता है तो प्राण में भूचाल ला देता है। तो प्राण का प्रवाह इधर हाथ की तरफ होने लगा पैर की तरफ। तो वो क्या हो गया, जो ऊर्जा का प्रवाह है अपने आप में गलत दिशा में जाने की वजह से दूसरे अंग में समस्या शुरू हो जाती है। ये एक दिन में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। वो एक प्रोसेस होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू होता है। उसके बारे में हम लोग कभी चर्चा करेंगे कि कैसे ये बीमारियों के लिए काम करता है। फिलहाल हम लोग कोशाज के बारे में समझ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए प्राणमय कोशा से सूक्ष्म आ जाता है मनोमय कोशा और मनोमय कोशा से विज्ञानमय कोशा, विज्ञानमय कोशा। विज्ञान शब्द मतलब ये साइंस से मत समझिए, साइंस तो अब हो गया है। ये हम बात कर रहे हैं उपनिषद की। उपनिषद मतलब 1500 से लेकर 3000 BC तक के बीच में इसका संरचना हुआ। BC
ये अभी 1500 से 3000 अभी नहीं, बिफोर क्राइस्ट, यानी वो उल्टा आता है, 3000, 2000, 1500 ऐसे आएगा, उल्टा आता है। तो बीसी में इसका रचना हुआ, तो उस समय जो है मानव सभ्यता विकसित हो रही थी और बहुत सारे लोग इस पर ही रिसर्च करते थे। वो लेबोरेटरी में नहीं करते थे, जंगलों गुफाओं में तपस्या करके अपनी साधना करके इस ज्ञान की प्राप्ति किए। तो विज्ञानमय कोश चौथा है हमारे शरीर का सूक्ष्म रूप, जहाँ पर कि ये स्पष्ट होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कोई डायबिटिक आदमी है तो अभी मीठा खाने का मन करता है, तो मन जो है वो तो लालच आता है, आदत है मीठा खाने की। डायबिटिक हैं, आप खाने जा रहे हैं तो दूसरे मन का जो हिस्सा है वो बोलता है कि भाई डायबिटिक हो, तुम्हें नहीं खाना है, खाओगे तो समस्या बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, द्वंद्व शुरू हो जाता है कि खाएं या नहीं खाएं। खाएं तो समस्या बढ़ेगी और नहीं खाएं तो एक मन में स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पर जो विज्ञानमय कोश होता है, जो कॉन्शियसनेस होती है, जो चेतना है, वो स्पष्ट रूप से ये डिसीजन लेती है कि हमें नहीं खाना है, द्वंद्व को पैदा ही नहीं होने देती है। तो जो तनाव है और जो उसका नेगेटिव इफेक्ट है उससे आप बच जाते हैं। तो इस कोष पर आते आते जो आपका ज्ञान है वो स्पष्ट हो जाता है। और जब आप शारीरिक रूप से प्राण के स्तर पर भी, मन के स्तर पर भी और विज्ञान के स्तर पर भी आप स्वस्थ हो जाते हैं, तो पांचवा स्तंभ शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं आनंदमय कोश। ये जो है इंद्रियों के बियॉन्ड की बात हो जाती है, यानी हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो अब स्वस्थ हो गई हैं, शरीर स्वस्थ हो गया है, मन भी एक छठी इंद्रिय हो जाती है, मन स्वस्थ हो गया है, शांत हो गया है। तो जब ये सारी स्थितियां पूरी कर लेते हैं तो आनंद में रहते हैं, सदा आनंद होता है, सदानंद आप उसको कह लीजिए, परमानंद कह लीजिए। ऐसी स्थिति जो कि इंद्रियों के बियॉन्ड है, उसमें हमेशा सुख में ही रहते हैं, वो शाश्वत है, नित्य है, ध्रुव है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। जब तक इंद्रियों के जो विषय हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, शरीर और इंद्रिय का जो विषय है उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, वो शाश्वत नहीं हो सकता, वो हमेशा जो उसका स्थिति है वो बदलता ही रहेगा, ये स्वभाव है। इसके बियॉन्ड जब जाते हैं, इंद्रियों के परे जब जाते हैं, तब आपको अनित्य का बोध होता है। तो जब इस सारे स्तर पर आप साधना करते हुए पहुँचते हैं तो आपको अनित्यता का बोध होने लगता है। तो आप उस बोध पर जाइए नहीं जाइए वो अलग बात, लेकिन आपको अपने शरीर को स्वस्थ करना है, मन को स्वस्थ करना है और द्वंद्व से बचना है। तो इस सूक्ष्म शरीर के स्तर को समझना पड़ेगा, मन को समझना पड़ेगा, प्राण को समझना पड़ेगा और इसके बाद विज्ञानमय कोश को समझना पड़ेगा, तब आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो करना कैसे, अब इसके विधि को भी आप समझ लीजिए। तो शरीर तो है, इसके लिए आप आसन करते हैं, आप उचित व्यवहार रखते हैं, यानी स्वस्थ खान पान रखते हैं, और इसके साथ साथ आप शरीर के लिए आपने कर लिया और योगासन का अभ्यास कर लिया, किसी भी टाइप के एक्सरसाइज का आपने अभ्यास कर लिया, जिम चले गए, तो इस तरह से आप अपने जो शरीर का है वो ख्याल रखने लग गए। तो अन्नमय कोश का तो काम हो गया। अब दूसरा प्राणमय कोश, अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसका जिम में कोई लेना देना नहीं है, जिम में कोई इसका आपको उपाय नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको घूम फिर कर योग में ही आना पड़ेगा। और योग में एक अध्याय आता है प्राणायाम, यानी चौथा जो अध्याय है, प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। तो प्राणायाम के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें से आप देख लीजिए क्या करना है। मैं यहाँ पर यही सजेस्ट कर देता हूँ कि आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, कपालभाति और भ्रामरी, ऐसे 4 प्राणायाम का अभ्यास करके आप प्राणमय कोश को बैलेंस में रख सकते हैं और प्राण के प्रवाह को सुनिश्चित कर सकते हैं। और फिर मनोमय कोश के लिए क्या करेंगे, मन के लिए क्या करेंगे, तो मन के लिए सतत अभ्यास करेंगे ध्यान का। तो हर व्यक्ति को 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। शांत मन से किसी भी आसन में बैठ जाइए और कोई भी एक ध्यान का आलंबन ले लीजिए, उसका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। ध्यान के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में किसी वीडियो में बताऊंगा, और क्या क्या आलंबन ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सब भी मैं आप लोगों से बताऊंगा। और फिर जब आप इसका मनोमय कोश तक जाते हैं तो विज्ञानमय कोश को स्वाध्याय से, अध्ययन से, आध्यात्म की प्राप्ति से और सही गलत के बीच में निर्णय की क्षमता को बढ़ाकर आप उसको भी पुष्ट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इन चारों पर काम करके आप पांचवें का लाभ ले सकते हैं। तो एक सुखी और आनंदमय जीवन आप योग से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसका अभ्यास करिए और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है आप कमेंट करके बताइए। दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन मिलेगा और मुझे भी पढ़कर अच्छा लगेगा, और मैं यदि कोई गलती किया हूँ तो उसको भी सुधारने का मौका मिलेगा। मैं किसी वीडियो में इन्हीं कोशों के साथ में कैसे बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में डिटेल बताऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।